नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के समझ नहीं आ रहा कि वो ईरान के साथ पीस डील करे या जंग करे। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई टॉक्स का कोई नतीजा नहीं निकला। इजराइल ने अपनी टांग अड़ाते हुए अमेरिका पर प्रेशर बनाया कि जनाब केवल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और डिसमेंटलिंग ऑफ न्यूक्लियर एसेट्स तक ही टॉक्स को सीमित मत रखना और इसके दायरे में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी शामिल करना किसी भी तरह के पीस एग्रीमेंट में साइन करने से पहले, किसी भी लेवल के सैंक्शंस हटाने से पहले। लेटेस्ट डेवलपमेंट में यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कैरिबियन सी से चल पड़ा है और अटलांटिक ओशन को पार कर जिब्राल्टर स्ट्रेट से मेडिटेरेनियन सी में 20 फरवरी 2026 को दाखिल कर चुका है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को अमेरिका ने ऑर्डर्स दिए हैं कि वो मिडिल ईस्ट में तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप को ज्वाइन करे। मौजूदा लोकेशन से गल्फ रीजन पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं, क्योंकि उसका मूवमेंट डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड पर, उसके रूट पर और रास्ते में लिए गए ऑपरेशनल हॉल्ट्स पर। 30 नॉट की स्पीड के हिसाब से, जो कि तकरीबन 55 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, यह एयरक्राफ्ट कैरियर 24 घंटे में 1300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। और चूंकि यह एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो इसे रिफ्यूलिंग की भी कोई जरूरत नहीं है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम 38th यूएस प्रेसिडेंट के नाम पर रखा गया है। इसको जुलाई 2017 में प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा कमीशन किया गया था। यह यूएसएस एंटरप्राइज का रिप्लेसमेंट है, जिसे 51 साल की सर्विस के बाद दिसंबर 2012 में डीकमीशन कर दिया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको बनाने में $13 बिलियन की लागत आई थी। यह जरूरी नहीं है कि अमेरिका यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को पर्सियन गल्फ में ही भेजे, क्योंकि कभी कभी वो अपने कैरियर्स को ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में भी डिप्लॉय रखता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास गल्फ रीजन का इलाका ईरानियन मिसाइल्स की रेंज में आता है। अरेबियन सी और मेडिटेरेनियन सी से ऑपरेशन एक स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी और लोअर रिस्क प्रोवाइड करते हैं। ट्रंप को यह चिंता है कि अगर ईरान अपनी सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए उसका 2 में से एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर बर्बाद कर देता है, तो रिपब्लिकन्स को यूएस मिड टर्म इलेक्शंस, जो कि इसी साल नवंबर में शेड्यूल्ड है, हारना पड़ सकता है। यही नहीं, अमेरिका को द ओनली वर्ल्ड सुपर पावर के टैग से भी हाथ धोना पड़ सकता है और अपने अनसिंकेबल, अनडिस्ट्रॉयबल एयरक्राफ्ट कैरियर की फॉल्ट लाइंस अपने राइवल रशिया को जाहिर हो जाने का खतरा भी महसूस हो सकता है। जहां तक यूएस कांग्रेस से ईरान के साथ वॉर शुरू करने के लिए मंजूरी का सवाल है, तो यूएस प्रेसिडेंट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के नाम पर और नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर यह लड़ाई शुरू करने का अधिकार रखता है। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में वॉर डिक्लेयर करने का अधिकार केवल यूएस कांग्रेस को दिया गया है, लेकिन रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स के दौरान जस्टिस डिपार्टमेंट ने ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को यह कहकर जस्टिफाई किया कि यूएस प्रेसिडेंट को यह कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है कि नेशनल इंटरेस्ट में वो फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है, अगर उसका नेचर और स्कोप और ड्यूरेशन वॉर की कैटेगरी में नहीं आता है। और ट्रंप इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सरकमवेंट करने के इरादे से वॉर की बात नहीं करता, केवल कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है। जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच चला वो 12 दिन की लड़ाई, जब इजराइल ने ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बॉम्ब किया था, प्रोमिनेंट मिलिट्री लीडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को असैसिनेट किया था और ईरान की एयर डिफेंस को भारी नुकसान पहुंचाया था। ईरान ने 550 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर और 1000 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन्स के जरिए 1500 किलोमीटर दूर इजराइल की सिविल पॉपुलेशन सेंटर और मिलिट्री साइट्स पर काफी नुकसान पहुंचाया था। यूएसए ने B-2 बॉम्बर्स के जरिए ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्ब गिराए।
तो ईरान ने कतर में लोकेटेड यूएस मिलिट्री बेसेस को अपनी मिसाइल्स का निशाना बनाया। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह थी कि इजराइल ने ईरान की एयरफोर्स को उड़ने ही नहीं दिया। इसका कारण इजराइल और अमेरिका द्वारा इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग रही होगी, जिससे रडार सिस्टम और एयरक्राफ्ट फ्लाइंग मॉड्यूल को जैम कर दिया गया होगा, लॉक कर दिया गया होगा। बहरहाल यूएस ने कतर और बहरीन में लोकेटेड अपने मिलिट्री बेसेस को इवैक्यूएट कर दिया है। अब देखना यह है कि रूस, चीन और खासकर मुस्लिम वर्ल्ड किस तरह ईरान के सपोर्ट में आते हैं। गाजा, लेबनान और वेनेजुएला के ऑपरेशंस के बाद तो यही लगता है कि ये सब लिप सर्विस के अलावा फिजिकल तौर पर यानी ट्रूप्स या मटेरियल इक्विपमेंट के तौर पर कोई मदद नहीं देने वाले। तुर्की बोलता तो खूब है इस्लामिक वर्ल्ड की यूनिटी के बारे में, लेकिन वो पहले ही नेटो का मेंबर है और अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं करने वाला। पाकिस्तान पहले ही बिक चुका है। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ऑलरेडी 3 बार व्हाइट हाउस में लंच ऑब्लिक डिनर कर चुका है और सुन्नी सऊदी अरेबिया को शिया ईरान से ज्यादा हमदर्दी नहीं है। वो अपने किंगडम की स्टेबिलिटी चाहता है और इजराइल और अमेरिका से पंगा लेने की हैसियत नहीं रखता है। हिजबुल्लाह की कमर तो पहले ही तोड़ी जा चुकी है और अब बचे हूती तो वो शिप्स पर इक्का दुक्का मिसाइल फायर करते रहते थे और आगे भी करते रहेंगे। और जहां तक यूएन का सवाल है तो उसकी तो कोई सुन ही नहीं रहा है, वो डिफंक्ट हो चुका है। एक बात तो गारंटीड है कि अगर यूएस और इजराइल पहले अटैक लॉन्च कर देते हैं तो उसमें नेवल, एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक कोऑर्डिनेटेड साइमल्टेनियस अटैक होगा और वो इतना इंटेंस होगा कि ईरान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम चरमरा जाएगा और शायद उसे सेकंड अटैक रिटेलिएशन का मौका ही नहीं मिल पाए। तो अब वॉर क्लाउड्स ईरान के मैदान में पहुंच चुके हैं, मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बस देखना यह है कि जाते जाते ईरानियन रजीम यूएस और इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा कर जाएगा।